हाँ, माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज दमनपुर के छात्रों, मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद पिछली कक्षा में पढ़ाया था पिछली बार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार में आपको फ्रांस में राजतंत्र कैसे समाप्त हुआ और राष्ट्रवाद का क्या विचार हुआ कि मतलब यहाँ पर अनेक प्रकार की विषमताएं दूर हुई, अनेक प्रकार की बुराइयाँ या कुरीतियाँ समाप्त हुईं। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद के विचार में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्र के युग में महत्वपूर्ण मानी गई है, सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानी गई है, जिसकी पहली अभिव्यक्ति 1789 में हुई। जिसकी पहली अभिव्यक्ति 1789 में हुई। इस क्रांति के अंतर्गत राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव होते हुए राजतंत्र को समाप्त किया गया। राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव में राजतंत्र को समाप्त किया गया और समूह में एक समूह बनाया गया, समूह एकत्रित किया गया और समूह पर हस्ताक्षरित किया गया कि एक हों, समस्त लोग जनता एक हों। और इसके साथ साथ विचार और अनेक विचारों को संयुक्त समुदाय बनाया गया। संयुक्त समुदाय पर विशेष जोर दिया गया। संयुक्त समुदाय संविधान के अंतर्गत संयुक्त समुदाय में यह दिया है कि संविधान के अंतर्गत सभी को समान अधिकार हो, समान अधिकार का पालन करें और नया फ्रांसीसी झंडा बने। नया फ्रांसीसी झंडा का निर्माण हुआ और राष्ट्रध्वज की जगह ली गई। नए झंडे का निर्माण हुआ। जब संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया गया तो उसमें समान अधिकार प्राप्त होगा, समान अधिकार होगा और एक नया झंडा बनेगा, झंडे का निर्माण होगा और वह राष्ट्रध्वज के नाम से जानी जाएगी और राष्ट्रध्वज का जगह लेगी और अनेक स्तुतियाँ रची जाएंगी, अनेक प्रकार की स्तुतियाँ रची जाएंगी। नेपोलियन अपने नियंत्रण के क्षेत्र में अनेक प्रकार के विषमताओं को, कुरीतियों को, बुराइयों को दूर किया है। आज़ाद यानी स्वतंत्र किया है। जनता इसमें जो इसका विशाल क्षेत्र है नेपोलियन का, जहाँ तक उसका नियंत्रण है, विशाल क्षेत्र है, जहाँ तक उसका आधिपत्य या स्वामित्व है, वहाँ पर अनेक प्रकार की सुविधाएं या सुधार किए हैं। वह जन्म पर विशेषाधिकार को समाप्त किया है और अनेक प्रकार के व्यवहारों को और कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा दिया है। सभी को समान अधिकार, समान व्यवहार, सुनियोजित व्यवस्थाएं, संचार की व्यवस्था, इसके साथ साथ आपका यातायात की व्यवस्था। जमींदारी को समाप्त किया है। जो उस समय के कुलीन वर्ग या सामंत वर्ग थे तो वह उन्हीं का आधिपत्य या प्रभुत्व होता था। तो यह और वहाँ की जनता जो थी, जब यह क्रांति जब नहीं आई थी तो उस समय की जनता दास के रूप में थी। अब उन्हें स्वयं एक स्वामित्व के रूप में प्रदान किया गया। उन्हें जो दास का कार्य करते, सामंतों के यहाँ रहते थे, दास का कार्य करते थे, तो उन्हें समाप्त किया। जो भूमि के मालिक होते थे जमींदार, उनके जो कुछ शेष भूमि दासों को दिया गया, वह स्वयं भूमि के मालिक बने और उन पर शुल्क नहीं लगा। और इसी तरह से सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त किया गया और सभी को समान अधिकार, समान क्षेत्र में समान बराबर का हिस्सेदारी बनाया गया। और इसके साथ साथ अनेक ऐसे
प्रशासनिक विभाजनों पर बल दिया गया। उस प्रशासनिक विभाजन अनेक क्षेत्रों में अलग अलग बल प्रशासन के रूप में बल दिया गया, जिससे कि हर क्षेत्र में जनता की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था हो सके, जनता खुशहाल रह सके। और नेपोलियन ने बहुत ऐसे अच्छे कार्य किए जिसके वजह से प्रजातंत्र जैसा होता है वैसे ही आज़ादी जैसी होती है, स्वतंत्रता जैसी होती है, स्वतंत्र जैसे होना चाहिए वैसे वहाँ की जनता स्वतंत्र हुई। और इसके साथ साथ संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित बनाया, संपत्ति का अधिकार भी सुरक्षित बनाया। नागरिक संहिता जो है, नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। जो क्या कहते हैं कि नेपोलियन संहिता एक संहिता है जिसमें संहिता का मतलब आप न जानते, संहिता यानी नियम, संहिता माने नियम होता है। संहिता का पालन करना, नियमों का पालन करना, वहाँ की जनता जितने भी जनता के लिए जो भी नियम, संयम या कानून, विचारधाराएं या धारणाएं बनाई गई थी उस पर जनता उसका अनुसरण करे, उस पर चले और जनता खुशहाल जीवन यापन करे। इसके साथ साथ जनता को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान हुई। अगर यह क्रांति नहीं आती तो आज यह दशा नहीं होती, दास प्रथा ही होती। और इसके साथ साथ राजतंत्र होता, सामंत ही सब कुछ होते और दास या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का कोई अस्तित्व या महत्व नहीं होता। तो कहने का मतलब है राष्ट्रवाद एक ऐसा वाद है जिसमें राष्ट्रवाद का ही मतलब होता है स्वतंत्र होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना, किसी के दबाव में न होना, स्वतंत्र होना, अपने आत्मा, हृदय, अपने विचार, अपने मन को स्वतंत्र रखना, किसी के अधीन न रहना। जैसे कि राजतंत्र के अधीन राजा जो कहता था, राजा की जो घोषणाएं होती थी उसका जनता अनुपालन करता था, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ज़्यादातर राजतंत्र गलत ही था, निरंकुश शासन यानी मनमानी शासन था। उस समय ऐसी शासन थी कि कुछ लोग, सामंत, कुलीन या पादरी या और कहिए उच्च वर्ग के लोग ही अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करते थे और अन्य जो होते थे वो क्या कहते हैं कि वह निम्न स्तर उनका होता था, उनका कोई अस्तित्व महत्व नहीं था, वह दयनीय यानी बहुत खराब जीवन जीते थे। तो ये जो क्रांति फ्रांस में क्रांति आई जिसके वजह से यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस में क्या कहते हैं कि जनता का शासन हुआ और वहाँ पर समस्त क्षेत्र में जनता, व्यापार के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामुदायिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में या कहिए धार्मिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग के लोग, सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के पारस्परिक व्यवहार संबंध स्थापित करके अपना जीवन या अपनी दिनचर्या या अपना जीविकोपार्जन सुनियोजित ढंग से, सुसज्जित ढंग से संचालित करते थे, जिससे कि व्यापार से लेकर के इत्यादि अन्य क्षेत्रों में वह स्वतंत्र हुए और खुशहाल जीवन जिए और इसके साथ साथ अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से निभाए। राजतंत्र जो था, राजतंत्र का बताया ही है, तो राजतंत्र में ये जो खुशहाल जीवन है या और अन्य प्रकार की जो उनकी स्थितियाँ दयनीय थी, खराब थी, वह क्या कहते हैं कि राजतंत्र में दूर नहीं हो पाती। इसलिए नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ नेपोलियन ही एक ऐसा राजा था कि जो क्या कहते हैं कि आज फ्रांस में स्वतंत्रताएं हैं, समानताएं समाप्त हुई हैं। ठीक, आज इतना ही पढ़ाएंगे और इसके बाद अब कल, ठीक है, धीरज बंद करो, ठीक, धीरज बंद करो।